टाइम ही डिसाइड करेगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या पाथ हमको लेना चाहिए एज पर द अर्जेंसी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ट्रेडिशनल वे क्या है, आइडियल वे क्या है कि आप एक एक करके माइक्रो थीम को पढ़ते जाओ, बट द प्रैक्टिकल वे इज कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। और जब हमने प्रायोरिटाइज किया तो हमारे पास क्या डेटा आता है कि 50% विल गिव यू 75% ऑफ द कवरेज। यानी कि पॉलिटी में 31 माइक्रो थीम नहीं है, 11 माइक्रो थीम ऐसी हैं जो कि आपको ज्यादा कवरेज दे सकती हैं, विच आर मोर इंपॉर्टेंट। सेम गोज विद द गवर्नेंस, नॉट द 14 बट 8 माइक्रो थीम। एंड दिस प्रैक्टिकल वे इज व्हाट, वेरी ऑब्जेक्टिव डेटा ड्रिवन प्रैक्टिकल वे हम लेके आए हैं जिस पे आप रिलाई कर सकते हो एंड दैट विल एक्चुअली गिव यू रिजल्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 पे कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए? दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एथिक्स। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट हैज टू बी ऑन द प्रायोरिटी 1. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. So let's start the webinar. You should understand one thing very clearly, that time decides the approach and the path that must be taken to accomplish any task. टाइम ही डिसाइड करेगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या पाथ हमको लेना चाहिए एज पर द अर्जेंसी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप मेरे पास लेट्स से जुलाई के समय आते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तब मैं आपको टाइम के ही अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजी बताता मेंस के प्रिपरेशन की। बट अभी हम नवंबर के महीने में, राइट, द सेम स्ट्रेटजी जो कि जुलाई में काम करती इस समय काम नहीं करेगी। क्यों? कंसिडरिंग द पॉजिटिव ऑफ टाइम, और पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर सिटिंग एट द मंथ ऑफ नवंबर, सो देयर हैज टू बी अ शिफ्ट इन योर अप्रोच ऑफ मेंस प्रिपरेशन। अगर आप वो अप्रोच में शिफ्ट नहीं लाओगे, देयर विल बी कंसिक्वेंसेस ऑफ इट, राइट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइडियल टू प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ मेंस प्रिपरेशन नेसेसरी है बिकॉज टाइम की पॉजिटिव है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक दिस मूव। सेकेंडली, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि देयर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, उन्होंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है। व्हाई? बिकॉज उनकी जो मेंस की जो प्रिपरेशन थी, या तो वो हिट एंड मिस तरीके से हो रही थी, या तो प्रोसेस ओरिएंटेड भी थे, तो बहुत आइडियल प्रोसेस था जिसकी वजह से उनको बहुत ही बर्डनसम महसूस हो रहा है, राइट। एक सब्सटैंशियल पोर्शन कम समय में खत्म नहीं हो पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह आजकल, तो आपका पूरा का पूरा जो फीड है वीडियोस का, वो प्रीलिम्स की वीडियो से भरा हुआ होगा, या मार्केट में प्रीलिम्स के कंटेंट आना शुरू हो गए हैं। दैट इज वाई एक फोमो जनरेट होने की वजह से, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आने की वजह से, पीपल हैव शिफ्टेड देयर प्रिपरेशन टुवर्ड्स प्रीलिम्स। बट लेट मी टेल यू, दैट इज अ रॉन्ग मूव। इट इज अ वेरी हाई टाइम फॉर यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगले 2 महीने 2.5 महीने आपको स्पेसिफिकली मेंस के लिए देने हैं। यू डोंट हैव टू चेंज योर preparation, shift your preparation towards prelims, but you have to change the approach of your mains preparation in this particular time, right? तो ideal way of mains preparation क्या है, और practical way of mains preparation क्या है, और कैसे हम यहाँ से यहाँ पे shift करेंगे, ये आज हम इस वेबिनार में सीखने वाले, right? So moving on, ये समझते हैं कि एक स्टूडेंट जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको मेंस की प्रिपरेशन का कुछ भी प्रोसेस पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को प्रोसेस पता नहीं है तो वो क्या करेगा? तैयारी को बहुत रैंडम तरीके से करेगा, राइट। रैंडम तरीके से करेगा, हिट एंड मिस में तैयारी करेगा। हिट एंड मिस मतलब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना छूट गया टॉपिक, राइट। इस तरीके से तैयारी करेगा। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि जिसकी तैयारी इस तरीके से हो रही है, जिसको मेंस को प्रिपेयर करने का प्रोसेस नहीं पता, वो ऑलरेडी गेम से बाहर है, राइट। ऑलरेडी गेम से बाहर, राइट। दूसरी बात, देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड्स द प्रोसेस ऑफ मेंस प्रिपरेशन, राइट। प्रोसेस ऑफ मेंस प्रिपरेशन, बट वो जो प्रोसेस है वो इतना आइडियल है कि अभी के 2 महीने अगर उसको फॉलो कर लिए जो बचे हैं मेंस प्रिपरेशन के लिए, दैट इज योर नवंबर इज देयर, दिसंबर इज देयर, मे बी आप जनवरी भी लेना चाहो तो आप जनवरी भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो जिसको प्रोसेस पता है, द प्रोसेस इज वेरी आइडियल, जिसकी वजह से इन 2 महीनों में वो बहुत कुछ खत्म नहीं कर पाए।
एक सब्सटैंशियल पोर्शन मेंस का खत्म नहीं कर पाए। तो दैट इज वाई उस आइडियल पोजीशन से अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल वे ऑफ मेंस प्रिपरेशन पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल वे ऑफ माइक्रो थीम प्रिपरेशन, आइडियल वे ऑफ माइक्रो थीम प्रिपरेशन, कंसिडरिंग आपको ये पता हो कि मेंस प्रिपरेशन इज व्हाट, द माइक्रो थीम प्रिपरेशन। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मेंस नहीं लिखा, माइक्रो थीम लिख दिया, जस्ट टू get you give you this idea कि means preparation is actually the micro theme preparation, right? And I have made a lot of videos on this particular topic before, आप उसको चाहो तो देख सकते हो YouTube पे जाके, right? Now let's understand what is the ideal way of preparation. अभी तक आपको जो भी हमने सिखाया, right? Ideal way of preparing for means, वो सब चीज सही है if you have 1 year or 1.5 year in your hand, तब आप उस आइडियल तरीके से जाओ, right? आइडियल तरीके में हम करते क्या है, हम एक के बाद एक माइक्रो थीम को कंप्लीट करते हैं, सिक्वेंशियल, राइट? हम कंटेंट की डेप्थ को मास्टर करने की कोशिश करते हैं। वी अंडरस्टैंड कि जो मेंस का एग्जाम है वो एक इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस, और इशू को समझने के लिए आपको कंटेंट की डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी और तब जाके आप आंसर में रिफ्लेक्ट कर पाओगे, राइट? दिस इज व्हाट यू डू। आप नोट्स बनाते हो, फिर उसको याद करते हो रिकॉल करने के लिए, राइट? मेमोरी बेस्ड रिकॉलिंग करते हो। फिर आप क्या करते हो, करंट अफेयर भी पढ़ते हो, बिकॉज यू नो करंट अफेयर का वेटेज कितना ज्यादा है मेंस में, राइट? जो भी थीम्स है, माइक्रो थीम्स है, उन पे जो भी करंट अफेयर्स अगर आए रहे हैं इंपॉर्टेंट वन और रिपीटेड है कई बार, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर दैट। और करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स? या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, या तो आप वीकली या मंथली मैगजीन पढ़ते हो, और लास्ट में जाके आप क्या करोगे, मे बी आप ईयरली मैगजीन पढ़ते हो, राइट? दिस इज व्हाट द थिंग इज, दिस इज व्हाट द आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स इज, राइट? एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हो कि जब आप पूरी पढ़ाई कर लेते हो तब आप जाके अपना पहला आंसर लिखने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट यू डू। नाउ is the high time that you have to shift all these things into a more practical way which can yield you more, let's say, number, या more आप ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो है कवर कर पाओ। दैट इज वाई अ शिफ्ट इज रिक्वायर्ड, राइट? एंड हाउ विल शिफ्ट, ये हम सीखने वाले हैं एक एक करके, राइट? सो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ रही है। से यस और नो इन द चैट, ताकि मैं अब आपको कैसे शिफ्ट करना है एक आइडियल वे से प्रैक्टिकल वे की तरफ, वो मैं बता पाऊं। एंड दिस प्रैक्टिकल वे इज व्हाट, वेरी ऑब्जेक्टिव, राइट? डेटा ड्रिवन प्रैक्टिकल वे हम लेके आए हैं जिसपे आप रिलाई कर सकते हो, एंड दैट विल एक्चुअली गिव यू रिजल्ट्स, राइट? ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाने के लिए हमने यहाँ बस लेके आ गया कि प्रैक्टिकल वे और आइडियल वे कर दिया, नहीं। पूरा रिसर्च बैक्ड, लेट्स से एवरीथिंग को डेटा वाइज चेक करने के बाद, एंड रिसर्च बैक्ड इस पीपीटी को बनाने के बाद, प्रोसेस को देखने के बाद, देन वी हैव कम अप हियर टू गिव दिस पर्टिकुलर वेबिनार सो दैट इट कैन हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स, पूरे स्पेक्ट्रम में लोगों को हेल्प कर पाए, वेदर इट इज अ बिगिनर और वेटरन और लेट्स से रैंकर, राइट? अपीयरिंग फॉर द रैंक इंप्रूवमेंट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो लेट्स मूव। अभी आप पूरा अटेंटिव रहना। ओके, सो नाउ सिक्वेंशियल वे ऑफ कवरिंग माइक्रो थीम और प्रायोरिटाइजिंग माइक्रो थीम। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस और कैसे शिफ्ट करना है। ट्रेडिशनल वे क्या है, आइडियल वे क्या है कि आप एक एक करके माइक्रो थीम को पढ़ते जाओ, बट द प्रैक्टिकल वे इज कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और जब हमने प्रायोरिटाइज किया तो हमारे पास क्या डेटा आता है कि 50% विल गिव यू 75% ऑफ द कवरेज, यानी कि 50% माइक्रो थीम ऐसी हैं जो कि आपको 75% कवरेज दे देंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि चलो पॉलिटी आपको प्रिपेयर करनी, व्हाट वुड यू डू? आप माइक्रो थीम की बुकलेट खोलोगे, दिस इज व्हाट द माइक्रो थीम बुकलेट इज, राइट? और आप सिलेबस की पहली लाइन उठाओगे और सबसे पहला जो माइक्रो थीम है वो अमेंडमेंट, फिर केस लॉज, फिर लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सिक्वेंशियली प्रिपेयर करना शुरू करोगे। दिस इज द आइडियल वे ऑफ प्रिपरेशन, ताकि कोई भी गैप ना रह जाए। दिस इज व्हाट यू विल डू, राइट? बट नाउ यू डोंट हैव टू डू दिस। You have to shift to a more practical way. You have to shift towards those micro themes जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मूव हियर इन दिस, लेट्स से लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो पॉलिटी में टोटल माइक्रो थीम कितनी है? 31। गवर्नेंस में टोटल माइक्रो थीम कितनी है? 14। सोशल जस्टिस में टोटल माइक्रो थीम कितनी है? 9। आईआर में कितनी है? 10।
टोटल मिला के 64 माइक्रो थीम है इफ यू हैव टू प्रिपेयर जीएस पेपर 2, ठीक है, ज्यादा नहीं। बट अगर आप देखोगे कि हमने जब प्रायोरिटाइजेशन किया कि वो माइक्रो थीम कौन सी हैं जो 3 बार से ज्यादा आई हुई है 13 साल के अंदर, 13 साल के अंदर 3 बार से ज्यादा आ चुकी है, राइट। वो माइक्रो थीम नहीं जो 13 साल में 1 या 2 बार ही बस उनमें क्वेश्चन आया है, बट वो माइक्रो थीम जहां पे 3 बार से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि जो टोटल नंबर था 64 उसका आधा हो गया 32, यानी कि पॉलिटी में 31 माइक्रो थीम नहीं है, 11 माइक्रो थीम ऐसी हैं जो कि आपको ज्यादा कवरेज दे सकती हैं, विच आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट। सेम गोज विद द गवर्नेंस, नॉट द 14 बट 8 माइक्रो थीम्स, राइट। अब इसको ऐसे समझते हैं, जस्ट मूव हियर, कि यू हैव टू प्रिपेयर द पॉलिटी, इसको बहुत ध्यान से देखो। और पॉलिटी प्रिपेयर करने के लिए दीज आर द माइक्रो थीम्स, ये सिलेबस की लाइन है और हर एक सिलेबस में ये माइक्रो थीम है, और इन माइक्रो थीम पे इतने इतने सवाल आ चुके हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड, राइट, ठीक है। टोटल माइक्रो थीम कितनी है? 31। जब हमने इसको प्रायोरिटाइज किया तो हमें 11 माइक्रो थीम ऐसी मिली जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर पॉलिटी तैयार करनी है आज के टाइम पे, कंसिडरिंग कि आपके पास कम समय है, तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री कमेटी, प्रेशर ग्रुप, यूनियन एग्जीक्यूटिव और इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड इलेक्शन डिस्प्यूट डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाली माइक्रो थीम्स पहले कंप्लीट करनी है। These 11 micro themes will give you what? More than 75% of the coverage of polity, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूं, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द माइक्रो थीम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये माइक्रो थीम्स आई हुई हैं, ठीक है। अब आप देखो कि इस बार का पेपर देखते हैं, लेट्स टेक द पेपर ऑफ दिस ईयर। यहाँ पे जीएस2 पे आया और ये पॉलिटी का पेपर है, ठीक है। पॉलिटी से इस बार 10 क्वेश्चन आए थे, ये 2025 का, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन है वो 2025 का, ठीक है। 10 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी। नाउ यू सी कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे है, फंडामेंटल राइट्स पे आपको देखो कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ, इस बार नहीं आया, कोई बात नहीं। फेडरलिज्म देखो, यहाँ पे यू विल गेट द फेडरलिज्म। यू सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए। कैन यू सी दिस? इलेक्शन एंड डिस्प्यूट डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है। प्रेशर ग्रुप यू विल फाइंड हियर आल्सो, यू विल फाइंड हियर आल्सो। यूनियन एग्जीक्यूटिव हियर आल्सो, यू विल फाइंड हियर आल्सो। व्हाई? बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हो ज्यादा है। तो टोटल जो 10 क्वेश्चन आए उसमें से 6 क्वेश्चन तो इन माइक्रो थीम से हो जा रहे हैं। सो अगर मुझे पॉलिटी तैयार करना है इस पर्टिकुलर टाइम में, कम समय के अंदर, सो आई विल बी टेकिंग दिस अप्रोच, आई विल प्रायोरिटाइज माई टाइम, माई एनर्जी on these micro themes first, right? Smart preparation is not about, let's say, covering all the topics, but covering those topics first which has more importance. Got it? So आपको क्या करना पड़ेगा कि this is what you have to do, यानी कि टोटल जो है 6 क्वेश्चन आ गए 10 में से, सिर्फ इन 11 माइक्रो थीम को प्रिपेयर करने से। सो व्हाई वुड आई नॉट फोकस ऑन दीज माइक्रो थीम फर्स्ट रादर देन मैं सारे के सारे 31, यानी कि आपको इसके ऊपर 20 और प्रिपेयर करने पड़ेंगे टू गेट द 4 क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर आप देखोगे गवर्नेंस भी है, गवर्नेंस में टोटल 14 माइक्रो थीम्स हैं, बट आप जब प्रायोरिटाइज करोगे यू विल गेट 8। नाउ इफ यू वांट टू सी, अगर आप देखो यहाँ पे आके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इज इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम, सिविल सोसाइटी, एसएचजीज, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिविल सर्विसेज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज। अगर मैं आपको इस बार का पेपर दिखा दूं, लेट्स से गवर्नेंस का, नाउ यहाँ पे आते हैं, फिल्टर लगाता हूँ मैं यहाँ पे आके, गवर्नेंस डाला मैंने यहाँ पे आके, आप देखो दिस इज व्हाट द 2025 का सारा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आए थे गवर्नेंस इस बार। सी दिस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से क्वेश्चन आ गया, सिविल सोसाइटी, ई गवर्नेंस, स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ये 8 जो माइक्रो थीम थी, दीज 8 माइक्रो थीम्स, राइट, इससे चारों क्वेश्चन ही आ गए। गवर्नेंस पूरा इन 8 माइक्रो थीम के अंदर ही कवर हुआ। सो व्हाई वुड आई फोकस ऑन अदर 6 माइक्रो थीम्स में पहले क्यों मैं ध्यान लगाऊं, रादर देन आई विल फोकस हियर। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर आप देखो तो सोशल जस्टिस के लिए भी सिमिलरली 9 माइक्रो थीम में से आपको 5 ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और इस पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक वेटेज के साथ मिल जाए। सिमिलरली आप देखो आईआर के लिए भी
10 माइक्रो थीम, जब आप इसको प्रायोरिटाइज करोगे तो 8 इंपॉर्टेंट हैं ही, यानी कि पहली बात तो जितनी भी माइक्रो थीम है सिर्फ 2 ही ऐसी माइक्रो थीम है जो कि लेस इंपॉर्टेंट दिखी, बट येस 8 तो इंपॉर्टेंट है ही। और आप देखोगे इसमें से 4 क्वेश्चन आता है हर साल IR का, जिसमें से 3 क्वेश्चन इन माइक्रो थीम से आया हुआ है। सो जो प्रायोरिटी एरियाज है ना माइक्रो थीम का, आपको हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रो थीम्स को पहले पकड़ना है। जब भी आप जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रो थीम पे, तो आपको पता चलेगा कि जो ओवरऑल माइक्रो थीम थी पूरे सब पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, ओवरऑल माइक्रो थीम थी पूरे पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, उसकी आधी माइक्रो थीम पे आप 75% कवरेज दे सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं आपको, ये तो GS2 था, मैं आपको एथिक्स दिखाता हूँ, राइट? नाउ देयर आर 59 माइक्रो थीम्स इन एथिक्स, राइट? अगर आपने इसको सिक्वेंशियल पढ़ना शुरू कर दिया, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, और आपको नेवर एंडिंग लगेगा, और आपको उसके बाद भी कम समय के अंदर देयर लॉट ऑफ टर्बुलेंस विल गो इन योर माइंड कि सर खत्म नहीं हो रहा, क्या करें, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बर्डनसम हो गया है, राइट? व्हाट इज द स्मार्ट मूव दैट यू कैन डू, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे दैट यू कैन मूव इज कि हमने क्या किया, वो माइक्रो थीम उठाई जो 2 से ज्यादा बार हुई है, सिंपल। वो माइक्रो थीम्स जिनमें 2 से ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ। नाउ यू विल सी ये जो 59 का नंबर था ना, ये लेस देन हाफ हो गया, 26 पे चला गया, लेस देन हाफ। 26 का अगर आप 2 करो तो आई थिंक इट इज 52 में भी, राइट? और ये लेस देन हाफ हो रखा है। सो आई विल प्रिपेयर दीज माइक्रो थीम फर्स्ट रादर देन कि मैं सिक्वेंशियली चलता जाऊं। तो अगर आप देखो कि अगर हमारे पास टोटल 250 माइक्रो थीम है, 250 प्लस माइक्रो थीम है, तो लगभग आपको मिलेगा कि 150 प्लस माइक्रो थीम्स या 125 माइक्रो थीम्स आर दैट इंपॉर्टेंट जहां से आप 75% कवरेज दे सकते हो, राइट? सो इफ वी हैव द पॉजिटिव ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, तो मैं इस तरीके के अप्रोच पे क्यों ना शिफ्ट करूं, राइट? अगर आपको पता हो, ये इन्फॉर्मेशन हो, तो व्हाई वुड यू नॉट शिफ्ट ऑन दिस पर्टिकुलर अप्रोच? एंड दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन स्मैशमेंट, राइट? दैट ब्रिंग्स द रिजल्ट। इतनी बात आपको समझ में आती है तो आई मूव टू द सेकंड पार्ट। यस और नो, से इन द चैट। चैट पे बोलोगे तब मुझे समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों का तो कैमरा ही बंद हो चुका है। ओके, समझ में आ गया? यानी कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज द माइक्रो थिंग। Sequential way of learning will not help. That is the ideal approach. There are a lot of people जिनको अभी ideal approach भी नहीं पता, वो out of game है. We are not talking about those people. We are talking कि ideal way से practical way पे move करना है. The very first thing that you can do is prioritize the micro theme preparation, right? And what you will find is कि जो भी number है micro theme का सीधा आधा हो जाता है. 50% of the micro theme will give you what 75% of coverage. अगर मैं आपको ये भी वापस दिखा दूं कि 26 जो प्रायोरिटाइज माइक्रो थीम है, इन पे अगर आप GS4 के क्वेश्चन देखोगे इस साल के, इफ आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, लेट मी जस्ट शो यू। ये है GS4 का क्वेश्चन, ठीक है? 13 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 6 केस स्टडी आती है। 13 में से 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 13 में से 10 माइक्रो थीम ऐसे हैं जिन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ 3 माइक्रो थीम ऐसी हैं जो आपको नहीं मिल रही, राइट? और इन 3 माइक्रो थीम को प्रिपेयर करने के लिए आपको मोर देन 50% ऑफ माइक्रो थीम को और झेलना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड प्रायोरिटाइज, और स्मार्टली प्रायोरिटाइज करूंगा, प्रैक्टिकल वे पे प्रायोरिटाइज करूंगा, डेटा ड्रिवन अप्रोच रखूंगा जिससे हाई यील्डिंग रिजल्ट मुझे मिल पाए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो मूविंग ऑन। ये तो रहा, अभी तक हमने क्या समझा कि माइक्रो थीम को ऑप्टिमाइज करके हम एक लेवल ऑफ प्रैक्टिकलिटी अचीव कर सकते हैं और हाई यील्ड रिजल्ट ले सकते हैं। सेकेंड इज आपको कंटेंट लेवल पे भी क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना। Because you don't have much time right now, you have only 2 months or 3 months left depending upon your strength and weakness with respect to the prelims exam. अब आपको कंटेंट को भी क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। नाउ आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मेंस की प्रिपरेशन क्या है, इशू बेस्ड हम प्रिपरेशन करते हैं, थीम्स वाइज में क्या इशू चल रहा है उस पे मेंस की प्रिपरेशन जनरली होती है, राइट? एंड टू अंडरस्टैंड द इशू डेप्थ इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको ऑप्टिमाइज करना है, राइट? ऑप्टिमाइज करना है, और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, विल लर्न दिस नाउ। ऑप्टिमाइजेशन विल वर्क या विल बी डन ऑन 2 levels.
फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वाइज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा कंटेंट लेवल ऑप्टिमाइजेशन, राइट? इन 2 लेवल पे हमको ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कैसे हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीजों को। देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आई नो जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए हमसे 10 दिन या 15 दिन पहले ज्वाइन किए। दे आस्क कि सर हम मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आई वुड वांट टू स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो टेल मी, इज इट अ गुड मूव टू स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री फॉर द मेंस प्रिपरेशन? डेफिनेटली नॉट, राइट? इफ समबडी इज स्टार्टिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री, लेट्स से किसी को मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, GS1 उठाया, आर्ट एंड कल्चर उठाया, तो आर्ट एंड कल्चर हो गया या हिस्ट्री हो गई, ओवरऑल क्या हिस्ट्री से स्टार्ट करना इज अ गुड मूव? डेफिनेटली नॉट। विल अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटाइज कैसे करना है अभी के टाइम के लिए, राइट? अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप रैंडमली सब्जेक्ट उठा रहे हो विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। व्हाई? पहली बात तो आपका जो एफर्ट होगा ना वो स्कैटर्ड हो जाएगा, डायरेक्शनलेस। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो, पढ़ लेते हो, 2 महीना टाइम पास हो जाएगा आपका, मोटा मोटा आप ये समझो। आपने मॉडर्न उठाई, 10 दिन पढ़ लिया, फिर आपने IR इंटरनल सिक्योरिटी उठाई, उसको भी 10 दिन पढ़ लिया, ठीक है? फिर आपने ज्योग्राफी उठा ली, उसको भी 10-15 दिन पढ़ लिया, ठीक है? नाउ 40 दिन, 30 दिन ऐसे चलेगा, 30 दिन ऐसे चलेगा। सो क्या ये जो आपने सब्जेक्ट का प्रायोरिटाइजेशन किया था, जो सब्जेक्ट चूज किया, क्या ये सही तरीका था चूज करने का? सही सब्जेक्ट चूज किया? नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड एफर्ट लगाओगे तो डायरेक्शनलेस हो जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं, टाइम लीक हो जाएगा। हो सकता है तुम नॉन यील्डिंग टॉपिक, नॉन यील्डिंग सब्जेक्ट पे दिमाग लगा रखे हो, यू नो कि मॉडर्न हिस्ट्री दो वास्ट है बहुत, बट क्वेश्चन आया है एक, इस साल भी और पिछले साल भी, और धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज कम होता जा रहा है। दूसरा, जो क्वेश्चन आ भी रहा है वो प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन से हो जा रहा है। अब इस बार जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था, कहीं भी मेंस में ऐसा नहीं पढ़ा जाता उसको। जिसको प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन होगी वही उसको कर पाएगा, अदरवाइज सारे लोग उसका आंसर डिराइव करके ही निकाल रहे हो, राइट? सो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट माय टाइम 10 डेज, 10 दिन 12 दिन देके मैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर रहा हूँ, उसके 2 पेपर लिख रहा हूँ, उसका डिस्कशन ले रहा हूँ? दैट इज अब्सर्ड फॉर मी, ठीक है? आई वुड नॉट गाइड माय स्टूडेंट टू डू दैट, राइट? क्योंकि क्या हो रहा है, टाइम लीक हो रहा है। मेंटल फटीग, जब तुम डायरेक्शनलेस होते हो ना, तुम क्या करते हो, सब्जेक्ट को स्विच करना शुरू कर देते हो। 4 दिन ये पढ़ लिया, कन्विक्शन नहीं आ रहा, पता ही नहीं कि ये जो कर रहे हैं डायरेक्शन में सही है कि नहीं, आप स्विच करोगे क्या, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट स्विच करोगे क्या होगा, मेंटल फटीग डेफिनेटली आता है। और उसके बाद मार्केट में चली रहा है कि प्रीलिम्स पे स्विच हो जाओ, कोर्सेस आना शुरू हो गए हैं, मार्केट में प्रीलिम्स का कंटेंट आना शुरू हो गया है, यूट्यूब खोलो पूरा फीड पे यूट्यूब प्रीलिम्स ही भरा रहता है, शॉर्ट्स आना शुरू हो गया, यू विल डेफिनेटली स्विच दैट, यू विल डेफिनेटली स्विच, अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं होगी, स्ट्रेटजी आपकी नहीं होगी। और लो रिटर्न ऑन एफर्ट, डेफिनेटली ये सारा रहेगा तो जो भी एफर्ट डालोगे तो वो लो ही रहेगा रिटर्न उसका, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, सब्जेक्ट कौन सा उठाएं? अगर आपने अभी तक नहीं किया मेंस का प्रिपरेशन, तो सब्जेक्ट कौन सा उठाएं? अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निपटा लिए हैं, तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए अभी के टाइम के हिसाब से जो आपको उठाना है, राइट? इसको समझते। सो लेट्स अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटाइजेशन आपको क्या करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 पे कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए? दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एथिक्स। ये सब्जेक्ट अगर आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट हैज टू बी ऑन द प्रायोरिटी 1। सबसे पहले 2 महीने के अंदर में आपको ये खत्म करना है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग हैज अ रीजन, राइट? पॉलिटी और गवर्नेंस से इस बार 14 क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन आए, ठीक है, दोनों मिला के। पॉलिटी से जनरली 8 क्वेश्चन आते हैं, गवर्नेंस से 4, इस बार पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आ गए, इसलिए 14 हो गया। दैट इज 70% ऑफ द GS2 पेपर, दिस इज 60% ऑफ द GS2 पेपर। पहली बात ये समझो कि वेटेज कितना ज्यादा है। GS2 का तुम एग्जाम देने जा रहे हो पेपर, 70% टू 60 टू 70% ऑफ जो पेपर है GS2 का वो पॉलिटी और गवर्नेंस से ही हो रहा है, तो पहली बात तो छोड़ के जा नहीं सकते, ठीक है? सोसाइटी, सोशल जस्टिस, देखो सोसाइटी हमारा GS1 का है, सोशल जस्टिस हमारा GS2 का है। इस बार सोसाइटी से 6 क्वेश्चन और सोशल जस्टिस से 2 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आया। लास्ट ईयर सोसाइटी से ही 9 क्वेश्चन आए थे, सोशल जस्टिस से 3 क्वेश्चन आए थे, 9 3 12, यानी कि 40% से लेके 60% तक का पेपर जो है इससे आ जाता है। तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको तो मैं डेफिनेटली नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज हो गया
तो लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन आए थे, मैं समझ रहा हूँ 9 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आए हुए, इस बार 6 क्वेश्चन आए। तो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दीज सब्जेक्ट्स, राइट। इकोनॉमी एग्रीकल्चर देखो 8 क्वेश्चन तो आ ही जाते, 5 और 3 का रेशियो है, 4 का रेशियो ऐसा रहता है। 8 क्वेश्चन इज 40% ऑफ द GS3 पेपर। आई कैन नॉट लीव दिस वेटेज, राइट। एथिक्स अपने आप में पूरा पेपर है, 100% ऑफ द GS4 पेपर। एथिक्स तो छोड़ ही नहीं सकते, यू कैन नॉट लीव एथिक्स। और एथिक्स इतना हाई स्कोरिंग है, 140 नंबर तक लोग ला रहे हैं, राइट। एवरेज मार्क्स 120 है। यहां अगर आप वीक पड़ गए तो वैसे ही आपका ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स इनका वेटेज हाई है और आपको ये पढ़ना ही है, सबसे पहले खत्म करना है। इफ यू आर समवन जिसका कुछ भी अभी तक नहीं चालू हुआ, स्टार्ट विद द पॉलिटी। इफ यू आर समवन जिसका ये दोनों खत्म हो चुका है, द नेक्स्ट सब्जेक्ट यू शुड बी टारगेटिंग इज व्हाट, सोसाइटी सोशल जस्टिस या एथिक्स, इनमें से कोई भी उठा लो। यू विल नॉट पिक एनी सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर या IR या जो भी, यू विल नॉट पिक दैट जब तक ये नहीं खत्म हुआ है तब तक। इतनी बात समझ में आई? दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट इज वेटेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग? सर व्हेन टू डू ऐसे, भाई यहाँ GS चल रहा है, तुमको ऐसे चाहिए। सुन लो पहले मेरी पूरी बात, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज आई विल गो, लेट्स से जो मैं समझाने आया वो मिस हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट, यू अंडरस्टूड। पहला प्रायोरिटी 1 पे डालने का क्यों रीजन है, पहले बात तो वेटेज। दूसरी बात समझो, सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन, दिस वाज द फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, पॉलिटी जो है प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैपिंग है क्या? यस और नो बताओ। यस, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड द आंसर, यस, ग्रेट। एक जो बात समझा रहा हूं तुमको, जो कोई नहीं बताएगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली, राइट। पॉलिटी और गवर्नेंस के जो प्रीलिम्स के सोर्सेस हैं, प्रीलिम्स का एक ही सोर्स है पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत। एनसीईआरटी तुम अगर 1-2 बार पढ़ लिए, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार लक्ष्मीकांत पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। दिस इज व्हाट द सोर्स फॉर द प्रीलिम्स, राइट। ये सोर्सेस तुमको मेंस में जीरो हेल्प करने वाले हैं। तो इट सीम्स कि पॉलिटी और गवर्नेंस प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैपिंग है। कंसेप्ट वाइज यस, मतलब अगर तुमने फाउंडेशन कोर्स करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम ही होगी, बट द अप्रोच फॉर मेंस वुड बी टोटली डिफरेंट, अप्रोच फॉर प्रीलिम्स वुड बी टोटली डिफरेंट, राइट। प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में वैसे क्वेश्चन नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, मुझे ये बता दो कि अगर तुम लक्ष्मीकांत या करंट अफेयर्स पढ़ के जाते, तो इस बार के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, उसमें से तुम कितने हिला पाते, राइट। लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। दिस इज व्हाट गवर्नेंस, राइट। गवर्नेंस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिलता, क्योंकि ये पॉलिटी से होता ही नहीं, देखो लक्ष्मीकांत और इससे भी नहीं होता है, करंट अफेयर से भी नहीं होगा। यू नीड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वैल्यू एडिशन एंड मेंस नोट्स। देखो यहाँ पे ये तो नहीं हो रहा कहीं से भी। सिविल सोसाइटी एंटी स्टेट एक्टर रेदर देन नॉन एनालिटिकल क्वेश्चन है, नहीं होगा। ई गवर्नेंस में जैसा क्वेश्चन आया था, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन फ्रॉम लेट्स से पॉलिटी लक्ष्मीकांत या जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, ये भी डेफिनेटली नहीं होगा। आपको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में कुछ कुछ हो सकता है पॉलिटी में दिया हुआ, बट व्हाट आर द challenges they are facing, what are the existing policies that are there, suggest measures, ये सब नहीं पता होगा आपको। तो 4 क्वेश्चन में तो बिल्कुल एक भी नहीं हिलने वाला। लेट्स कम टू द पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी लगाता हूँ मैं। लेट्स से यू हैव कवर्ड द प्रीलिम्स का जो सोर्सेस है पॉलिटी के लिए, वो आपने किया, और मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, गवर्नेंस को हटा देता हूँ यहाँ पे, राइट। ये देखो, तो तुम पहला क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बीच में बैलेंस की बात कर रही है, ये अनआर्टिकल क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये भी जो है, हाउ फार द रिफॉर्म्स, रीसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म। डायरेक्टिव क्या आ गया, हाउ फार, कितना, यानी कि कुछ इंपैक्ट किया होगा पॉजिटिव, कुछ चैलेंजेस होंगे, फिर इश्यूज होंगे, उस चैलेंजेस के लिए मे बी वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा आपको, देन कंक्लूड करना पड़ेगा, यू रिक्वायर वैल्यूएशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड, ये आपका नहीं होने वाला मार्क्स। सिमिलरली दिस क्वेश्चन, सिमिलरली पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन का क्वेश्चन है। आपके पास लक्ष्मीकांत में ये नहीं दिया हुआ कि आप यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को क्या करें, कंपेयर कर पाए, नहीं दिया हुआ। ये भी आप लेट्स से ये कर सकते हो, बट फिर भी नहीं होगा। अगेन, व्हाट आर द
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यूएस, ये कंपैरिजन नहीं दिया हुआ, लक्ष्मीकांत में ये कंपैरिजन नहीं दिया हुआ, ठीक है। ट्रिब्यूनल वाला भी क्वेश्चन नहीं होगा, यू हैव जस्ट ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इन्वायरमेंटल वेलफेयर ग्रुप नहीं होगा, ये हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। यानी कि इस 10 क्वेश्चन में देयर आर 2 क्वेश्चंस जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन से, दैट इज अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन और यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला क्वेश्चन, 10 में से 2। तो ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन पॉलिटी की सेम होती है, नहीं होती है। आपके कंसेप्ट सेम हो सकते हैं, बट मेंस की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग होती है, ये बात आप समझिए इस बात को, ठीक है। अप्रोच में अलग है। तो अगर आप कहीं ये सोच के बैठ गए कि ऐसा करता हूँ, पॉलिटी और गवर्नेंस का मेंस भी प्रिपेयर कर लेता हूँ, प्रीलिम्स भी प्रिपेयर कर लेता हूँ, तो पता चला कि इसको करने में ही आपका 20-25 दिन चल जाए, और आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए पॉलिटी गवर्नेंस निकालना है, तो यू कैन इजीली डू इन व्हाट 10 to 12 डेज, अगर आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो माइक्रो थीम, जो मैंने पॉइंट 1 में बताया उस तरीके से, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा लगेगा कि हाँ प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, बट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन का जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट होता है इन सब्जेक्ट्स में, इसलिए प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन विल नॉट हेल्प यू दैट मच, राइट। इसीलिए इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी 1 पे रख के मेंस के लिए आपको डन करना पड़ेगा अलग से, राइट। अगर आप देखो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, जिस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में आते हैं उस तरीके के सवाल मेंस में नहीं आते, मेंस में टोटली अपोजिट आता है। आपसे इकोनॉमी में क्या पूछ देगा, जीडीपी पे क्वेश्चन पूछ देगा, एक्सचेंज रेट पे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, करेंसी इन्फ्लेशन इन्फ्लेट होगी कि डिफ्लेट होगी, ठीक है, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि आपसे वो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ दे, रेपो रेट पे क्वेश्चन पूछ दे, तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इकोनॉमी में। बट मेंस में आपसे क्या पूछेगा, एलपीजी का इंपैक्ट पूछेगा, इन्वेस्टमेंट पे पूछेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन पूछेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। सो दैट इज व्हाई इन सारे सब्जेक्ट्स को मैंने क्या किया हुआ है कि प्रायोरिटी 1 पे रखा हुआ है। आप ये मत सोचना कि मैं पॉलिटी जो है प्रीलिम्स के साथ भी कर लूंगा, नहीं होगा, मेंस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो इतना जो मैंने बोला बस ये समझाने के लिए कि इसके 2 कारण हैं, इसको पॉलिटी को इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी 1 में डाला है। फर्स्ट इज द वेटेज दैट दे हैव, वी कैन नॉट इग्नोर दैट वेटेज, राइट। सेकेंडली कि इनकी प्रिपरेशन स्पेसिफिक मेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल सीम्स की प्रीलिम्स की के साथ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है। इनका जो अप्रोच है मेंस को करने का, मेंस के लिए प्रिपेयर करने का इन सब्जेक्ट्स का, वो डिफरेंट होगा, इसलिए आपको अलग से करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। आप इसको प्रीलिम्स के साथ शिफ्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट शिफ्ट इकोनॉमी चलो पॉलिटी चलो प्रीलिम्स के साथ ही कर लेंगे, नहीं होगा, होएगा नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी 2 देखो, अगर आपने पहले ये कर लिया तो आपको क्विकली शिफ्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्विकली शिफ्ट करना है कहाँ पे, यहाँ पे। नाउ इंटरनल सिक्योरिटी को छोड़ के अगर आप देखोगे इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। आईआर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, वेटेज क्या हो गया, 4-4-3 के आसपास है। ज्योग्राफी और डीएम मिला के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट फिर भी मैंने इसको प्रायोरिटी 2 पे डाला, उसका मैं रीजन दे देता हूँ क्यों। तो प्रायोरिटी 2 पे क्यों डाला है, वेटेज के हिसाब से कि वेटेज थोड़ा कम है, राइट। तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे डील कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखो कि आर्ट एंड कल्चर का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन, प्रीलिम्स की जो इंफॉर्मेशन है, दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग द मेंस आंसर एज वेल, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा। एंड सिमिलरली ज्योग्राफी में भी ऐसा होने वाला है कि अगर आपने जो भी सोर्सेस पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या जीसी लियोंग पढ़ा है, और जो करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाते हो ज्योग्राफी के लिए, अगर आपने ये जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, ये इंफॉर्मेशन आपको मेंस का आंसर को एड्रेस करने में हेल्प करेगी ही करेगी, राइट। तो प्रीलिम्स के साथ भी ओवरलैप अपन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, इसको स्पेसिफिकली आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग इसकी देखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, राइट। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो लेट्स सी दिस कि ज्योग्राफी पे अपन आते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 पे जाते हैं और देखते हैं कि अगर प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन क्या मेंस में हेल्प कर रही है। जीएस 1 दिस इज ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी का ये पहला क्वेश्चन। कॉन्टिनेंट की शेप और साइज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अगर आपके ने एनसीईआरटी की हुई है या जीसी लियोंग की है, ये एग्जैक्टली वहां से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल बेनिफिट और इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ सोलर जनरेशन, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो थ्रू आउट, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे तो आपको सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑन शोर अकरेंस ऑफ ऑयल रिजर्व्स,
ये भी एक स्टैटिक पार्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है। ऑल रिजर्व्स एंड ऑल आप पढ़ते हो, मैपिंग करते हो, अगर आपके पास मैप होगा, इंफॉर्मेशन होगी, 2-3 फैक्ट्स होंगे, आप इसका अच्छे से आंसर लिख सकते हो, राइट। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये भी आप आराम से कर सकते हो, नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज फ्रॉम द प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन, ठीक है। सुनामी भी आप कर सकते हो, अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइलैंड नेशंस को थ्रेट पहुंच रहा है, वो भी करंट अफेयर्स में इवन प्रीलिम्स के लिए भी आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जनरली आप देखोगे जो इस बार जो क्वेश्चन आए 8, उसमें से 6 क्वेश्चन प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन को अगर ढंग से आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स में पिरो दिया जाए तो आंसर इसका ढंग का बन जाता है। एक आध 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा डेफिनेटली जिसके लिए थोड़ा सा मेंस की प्रिपरेशन चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी 2 में रखा हुआ है कि पहले तो आप प्रायोरिटी 1 कर ही लो, थोड़ा सा अगर छूट भी जाता है तो ये, अगर आपको मेंस की थोड़ी बहुत समझ है तो प्रीलिम्स के साथ भी आप थोड़ा टाइम देके मेंस का भी कवरेज ले सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दीज प्रायोरिटीज जो हमने बनाई हैं बहुत ही साइंटिफिकली बनाई है, ठीक है। आईआर देख लो, 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आता है आईआर का, बट आईआर इज हैवीली करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपने जो भी पढ़ा उससे कुछ भी ना आए, मेंस का एग्जामिनेशन जो आपका अगस्त में होने वाला है नेक्स्ट ईयर, हो सकता है उससे 2 महीने पहले कुछ ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाए जिस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए, राइट, ठीक है। तो अभी मैं इसको पूरा ढंग से कर लूँगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा ज़्यादा। देयर आर सर्टेन थीम्स जो आपको पहले से थोड़ी बेसिक चीज़ें करके रखनी होती है, वो तो आप करते ही हो और प्रीलिम्स के साइड भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेबरहुड पढ़ते ही हो, बायलैटरल रिलेशनशिप्स पढ़ते ही हो, कुछ इंपॉर्टेंट जो लेट्स से जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है वो भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही हो अपनी मैगज़ीन में। तो दैट विल हेल्प यू, राइट। बट इसका आंसर डेफिनिटली थोड़ा-सा अलग होता है मेंस में लिखने का। विल अगर आपको, बट आई वो वोंट पुट दिस इन द प्रायोरिटी 1, राइट। एकदम ही अलग नहीं होगा, बट आई वोंट पुट दिस इन द प्रायोरिटी 1, दैट इज़ व्हाई दिस इज इन द प्रायोरिटी 2, राइट। और जो तीसरा प्रायोरिटी है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये तो आप चाहो तो अपनी पूरी की पूरी इसको प्रीलिम्स के साथ अलाइन करो। मतलब अगर आप जनवरी तक प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 भी कंप्लीट कर लेते हो, फॉर मी यू आर एट द सेफ एंड, राइट। और मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, अगर आप देखोगे ये हाईली करंट अफेयर बेस्ड है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रीलिम्स की है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग का फंडामेंटल्स आ गया, जो कि आप यहाँ सीख ही जाओगे डिस्कशंस के थ्रू और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू, तो आप उसी फंडामेंटल्स में इस इन्फॉर्मेशन को पिरो के अच्छा आंसर लिख सकते हो, राइट। सो सर इट्स अ पीपीटी और नोट्स साइट, क्या पूछ रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रैक्टिकल वे ऑफ प्रिपरेशन, राइट। सो यू हैव टू चेक कि आपका इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया है, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड द नेक्स्ट सब्जेक्ट। और नेक्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद यू हैव टू गो टू द पॉइंट 1 जहां पे आपको इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स, हाई रीडिंग माइक्रो थीम्स को पहले कंप्लीट करना है, राइट। अंडरस्टूड वन थिंग। नाउ सिंस आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया साइंटिफिकली, आपने माइक्रो थीम साइंटिफिकली डिसाइड कर ली किसको पढ़ना है, द थिंग इज यू हैव टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नाउ इज नॉट द टाइम कि आप यू रन फॉर द सोर्सेस, वी हैव वेरी ट्रस्टेड सोर्सेज, दैट इज वी हैव मेड अ वेरी ट्रस्टेड सोर्स फॉर द मेंस प्रिपरेशन, दैट इज एक्स फैक्टर, ठीक है। आप अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो इधर उधर प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट में मत जाओ, ठीक है। यू कैन जस्ट रिलाई हियर, राइट। हर थीम्स पे भी क्या है, हर थीम्स पे भी जो भी करंट अफेयर्स का अपडेट है वो रेगुलर आता रहता है। अभी स्मैश पे भी लेक्चर्स हो रहे हैं, अभी भी अपडेट हो रहा है। 2026 का जब मेंस का एग्जाम होगा उससे पहले भी अपडेट कर दिया जाएगा, तो यू कैन टोटली रिलाई हियर। तो फिक्स कर दो एक सोर्स, एंड दिस इज वेरी ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है। तो यू कैन रिलाई ऑन इट, ठीक है। अंडरस्टूड। तो तुमने सब्जेक्ट चूज कर लिया अभी तक, सब्जेक्ट के अंदर तुमने माइक्रो थीम भी ढंग से प्रायोरिटाइज कर ली प्रैक्टिकली। नाउ यू हैव टू चूज नोट्स के लिए, कंटेंट के लिए यू हैव टू चूज वन सोर्स, दैट इज एक्सपेक्टेड, चूज दैट, राइट। नाउ अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट, ठीक है, कि अब आपने जो नोट्स बनाए, लेट्स से अभी तक आपने क्या किया था, आपने अभी तक आपने सब्जेक्ट ढंग से चूज कर लिया, आपने सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम चूज कर ली साइंटिफिकली, ठीक है। अब आपने इन इन माइक्रो थीम को कहाँ से प्रिपेयर किया, एक्स फैक्टर नोट से प्रिपेयर किया, ठीक है। अब एक्स फैक्टर नोट से जब आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थोड़े मोड़े जो भी, अब आपको उसको रिवाइज करना है या रिकॉल करना है, तो आपको याद रहे। वो कैसे करना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो अभी हम सीखने वाले हैं। और उसका भी एक आइडियल वे है और प्रैक्टिकल वे है, ठीक है। उसका भी एक आइडियल वे है और प्रैक्टिकल वे है।
आइडियल वे इज व्हाट कि आपने पूरा ढंग से नोट बनाया एक्स फैक्टर की एक लाइन पढ़ के और अब आप उसको याद कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन साइकिल्स में आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, it will help you in remembering also, recalling also, right? But now in the limited time you have to shift towards what? Framework based note making and recalling as well. This is what the practical approach, this is what the practical and कैसे करना है अभी बताऊंगा. This is what the ideal approach. Now let's understand कि एक टॉपिक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ई गवर्नेंस, जिससे इस बार क्वेश्चन भी आया और हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिपेयर करने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ, नोट्स कैसे बनाना है कि आपको यहाँ से टॉपिक्स देखना है, टॉपिक्स उठा उठा के फिर आपको उसके अंदर क्या देखना है, डायमेंशन देखना है, ठीक है। और हर एक डायमेंशन पे आपको क्या करना है, एक्स फैक्टर पे जाके नोट्स बनाना है, ठीक है। यही तो बताया मैंने आपको, आई थिंक इफ यू हैव सीन माय वीडियो बिफोर, आपको बताओ, ठीक। तो दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग, राइट। फिर आप एक्स फैक्टर में जा रहे हो, जितने डायमेंशंस हैं, मल्टी डायमेंशनल कवरेज अपने नोट्स में बना रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, बट दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग दैट, राइट। नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल कि अगर मुझे अभी ई गवर्नेंस प्रिपेयर करना है और मुझे सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, सारे डायमेंशंस प्रिपेयर करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, और कंटेंट जो एक्स फैक्टर में भरा हुआ है बहुत सारा, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा ताकि मेरा नोट्स में कम कंटेंट जाए और मैं फ्रेमवर्क बेस्ड रिकॉलिंग कर पाऊं, जिससे मुझे इजी रिमेंबर हो पाए और आंसर में इजीली रिप्रोड्यूस हो पाए, राइट। ग्रेट। तो चलो देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे एक ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो सबको समझ में आए, जो ज़्यादा टफ भी ना हो और आपको लगभग सारे स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स जो भी यहाँ मौजूद हैं उनको समझ में आ पाए, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपको ई गवर्नेंस या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, दैट यूजुअली सफर्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, राइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑलवेज सफर्स फ्रॉम फ्यू वाइटल फैक्टर्स। तो आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स, पहले तो आपको फैक्टर्स बताने हैं, मतलब क्या रीजन बताना है या जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में वो बताना है या फैक्टर्स बताना है, बात एक ही है, ठीक है। और मेजर्स बताने की कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। तो अपने पास क्या डिमांड है, अगर मुझे नोट्स बनाना हो तो मुझे चैलेंजेस या फैक्टर्स या इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन, एक तो डिमांड मेरी ये हुई, दूसरा मुझे सजेशन देना है, दैट इज व्हाट, मुझे सजेशन है, ठीक है। ठीक है सर, एक्स फैक्टर सो बल्कि हाउ टू रिजॉल्व अ मीन, सर यही यही बता रहा हूं, आ जाओ इस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की दो डिमांड कि इंप्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं या रीजन बताओ चैलेंजेस के, ठीक है। और दूसरा मेजर्स बताओ। अब मुझे मान लो ई गवर्नेंस पढ़ना है और इसके नोट बनाने हैं, तो मैं फ्रेमवर्क के बेसिस पे नोट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा आप देखो आगे। लेट्स सपोज ये ई गवर्नेंस का मेरा एक्स फैक्टर नोट्स है, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा एक्स फैक्टर का क्या है, ई गवर्नेंस का नोट्स है एक्स फैक्टर, राइट। अब आप कह रहे हो कि एक्स फैक्टर बहुत बल्कि है, तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, लेट्स ऑप्टिमाइज इट, कि इसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं और फ्रेमवर्क के बेस पे कैसे नोट बना सकते हैं जिससे बेटर रिकॉलिंग हो पाए। लेट्स अंडरस्टैंड, हमने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है जिसमें मुझे बताना है फैक्टर्स या रीजंस फॉर द या इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, और मेजर्स बताने हैं, वे फॉरवर्ड बताना है, ठीक है। हर एक फैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क दे रखा है, ठीक है। आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क दे रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको अगर ई गवर्नेंस का सिग्निफिकेंस याद करना है या उसका कंटेंट देखना है, तो आपको क्या अप्रोच लगाना है, पाइस अप्रोच लगाना है। दिस इज व्हाट पाइस अप्रोच, PIES, दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन या पॉलिटिकल, आई इज इंस्टीट्यूशनल, ई इज इकोनॉमिकल, एस इज सोशल। आपको क्या करना है, पाइस अप्रोच लगा के पाइस फ्रेमवर्क पे क्या करना है, आपको अपने नोट्स को बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है अभी बताऊंगा। दूसरा, या आप सिग्निफिकेंस को स्टेक होल्डर अप्रोच पे भी लगा सकते हो कि ई गवर्नेंस का सिग्निफिकेंस अगर मुझे बताना है तो गवर्नमेंट को क्या सिग्निफिकेंस है, सिटीजन को क्या सिग्निफिकेंस मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मिलेगा, बिजनेस को क्या मिलेगा, स्टेक होल्डर के बेसिस पे मैं सिग्निफिकेंस सोच सकता हूं, ताकि एग्जाम में भी मेरे दिमाग में ऐसे जाए। कैसे होगा अभी मैं बताता हूं, ठीक है। सिग्निफिकेंस अपन या तो पाइस पे निकाल रहे हैं या तो स्टेक होल्डर पे निकाल रहे हैं। इश्यूज फिर से हम पाइस पे लगा सकते हैं, PIES, ठीक है। और अगेन अगर आप जब वे फॉर भी लिखोगे तो भी पाइस पे ही लगाओ, यानी कि पाइस इज द फ्रेमवर्क जो गवर्नेंस में काफी यूज होता है, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी। अब अगर मुझे नोट्स बनाना है ना, अगर मुझे नोट्स बनाना है, फॉर एग्जाम्पल
कि क्वेश्चन क्या था कि इश्यूज बता दो, रीजन बता दो बिकॉज ऑफ विच द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट एबल टू, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता ई गवर्नेंस का, राइट? तो ये तो बेनिफिट रहा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर मुझे, लेट मी चेंज द पेन, अगर मुझे ई गवर्नेंस का बेनिफिट लिखना है कि क्या सिग्निफिकेंस है या बेनिफिट है ई गवर्नेंस का, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेनिफिट लिखना है या ई सिग्निफिकेंस लिखाना है, तो मैं अपने जो नोट्स में सिर्फ कुछ ही पॉइंट जानने वाला हूँ या एक्स फैक्टर से सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पढ़ने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेक होल्डर अप्रोच लगा के सिग्निफिकेंस निकाल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के लिए क्या 2 बेनिफिट है, मैं बस वही अपने नोट्स में डालूंगा। सिटीजन के लिए क्या 2 बेनिफिट है, मैं वही डालूंगा। बिजनेस के लिए क्या 2 बेनिफिट्स है, मैं वही डालूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या 2 बेनिफिट्स है, मैं वही डालूंगा। यानी कि हर एक स्टेक होल्डर पे मैं 2-2 पॉइंट्स अपने नोट्स में डाल रहा हूं। बाकी यहाँ पे 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। ये प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात आपको? कि अगर मुझे नोट्स बनाना है ना, तो मुझे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, जैसे लेट मी टेक अ पेज हियर, अगर मुझसे पूछ दिया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस, राइट, तो मेरे पास गवर्नमेंट को क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है, बिजनेस को क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह लेट्स से दिस वन मोर स्टेक होल्डर, दैट इज सिटीजन को क्या मिल रहा है। इन पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मुझे नोट्स में 2-2 पॉइंट ही चाहिए और मेरे को एक्स फैक्टर से इससे बस 2-2 ही पॉइंट ही निकालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गवर्नमेंट के 8 पॉइंट पढ़ लिए और सबके सारे पॉइंट पढ़ लिए, बट जब आप एग्जाम में लिखने जाते हो तो पता चलता है कि आप गवर्नमेंट के ही 6 के 6 पॉइंट लिख के आ गए, बाकी सब तो मिस हो गया। तो आपका डायमेंशन में डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिखेगा आंसर के अंदर, और आपको अल्टीमेटली क्या होगा, कम मार्क्स। अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि एक्स फैक्टर का यूज भी बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से करना है। मतलब क्या कि अप्रोच जो है, हर एक अप्रोच के अंदर, अगर स्टेक होल्डर अप्रोच है या पाइस अप्रोच है, सबके अंदर आप 2-2 पॉइंट बस एक्स फैक्टर से निकाल के रखिए, और जो भी डायग्राम्स बनाए रखे हैं वो निकाल के रखिए, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन निकाल के रखिए, दैट इज इट, द टॉपिक इज डन, राइट। हमको आइडियल वे में सारे सारे पॉइंटर्स लेके हर एक चीज को पकड़ पकड़ के नहीं देखना, राइट। दैट इज वाई आपको बल्कि लगता है, क्योंकि आपको अप्रोच नहीं पता। आई थिंक सिविल सर्वेंट जो भी यहाँ पे मैसेज किया था, आई थिंक ही अंडरस्टूड नाउ। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि अगर मुझे इश्यूज एंड चैलेंज, जो कि क्वेश्चन था हमारा कि इंप्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, उन फैक्टर्स को पहचान, ठीक है। अब एक्स फैक्टर में इतने सारे इश्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, इतने सारे इश्यूज दिए हुए, देखो आई थिंक 2 पेज से ज्यादा के इश्यूज दे दिए, तो क्या मुझे सब पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। मुझे ये पता है कि मेरे को अगर इश्यूज निकालने हैं तो मुझे पाइस अप्रोच अपनाना है, ठीक है। क्या अप्रोच लगाना है? पाइस, PIES। पाइस इज व्हाट? P is what? Political. I is what? Institutional. इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, और सोशल चैलेंजेस क्या है, ठीक। और मुझे अपना नोट्स बनाना है, तो इनके अंदर मैं कोशिश करूंगा 2-2 पॉइंट से ज्यादा तो ना बनाऊं, हो सकता है किसी के अंदर एक ही बनाऊं तब भी चलेगा, बट 2-2 पॉइंट अगर मैं बना के रखूंगा तब भी मेरा डायमेंशन डाइवर्सिफाइड रहेगा। जनरली हम एक डिमांड के अंदर 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं, राइट। नाउ अब देखो, मुझे अगर नोट बना तो मैं क्या करने वाला हूं। लेट्स से कि दीज आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो मैं कौन कौन से पॉइंट उठाऊंगा यहां से। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अमॉन्ग मल्टीपल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स काजिंग रिडेंडेंसी, दिस इज व्हाट? इंस्टीट्यूशनल चैलेंज, कोलैबोरेशन नहीं है। तो मेरे को इंस्टीट्यूशनल का एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशनल है। तो अगर मेरे को 2 इंस्टीट्यूशन मिल गया ना, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन वाला एस्पेक्ट नहीं उठा के अपने नोट्स में डालूंगा, मेरे लिए 2 काफी, राइट। मूविंग ऑन, अब आप देखो ट्रस्ट, दिस इज सोशल थिंग, राइट। दिस सोशल एस्पेक्ट, सोशल चैलेंज, पीपल डोंट हैव ट्रस्ट, दैट इज वाई व्हाट दे नॉट, दैट इज वाई व्हाट इज हैपनिंग, डेटा मिसयूज हो रहा है, दैट इज वाई पीपल डिजिटल डिवाइड एंड पीपल आर नॉट, लेट्स से, रिजॉर्टिंग टू ई गवर्नेंस, राइट। ट्रांजेक्शन में फ्रॉडलेंस है,
मिसयूज ऑफ डेटा है, तो दैट इज व्हाई ट्रस्ट इश्यूज है, दैट इज अ सोशल इशू, राइट? डिजिटल लिटरेसी इट इज ऑल्सो सोशल पैरामीटर, तो ये भी एक इशू है। तो मेरे पास 2 सोशल के पॉइंट हो गए, अब मुझे एक्स फैक्टर में नहीं लेना दूसरा पॉइंट सोशल का, ठीक है? अब आप आगे बढ़ के आ जाओ। फ्रेगमेंटेड डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, तो एक मैं पॉलिटिकल का ही उठा लिया, ठीक है? अगेन आपको देखोगे एम्बिग्यूटी इन पॉलिसी फ्रेमवर्क, इनकंसिस्टेंट गाइडलाइंस, तो ये भी एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क मिल गया। तो मैंने 2 पॉलिटिकल पाइस अप्रोच में पी का जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो उठा लिए। नाउ आई हैव टू टेक इकोनॉमिक इश्यूज, हाई इनिशियल कॉस्ट, मुझे एक इकोनॉमिक भी यहाँ मिल गया। सो द थिंग इज कि इतना काफ़ी है पढ़ना, जो पूरा 2.5 पेज का आपको इश्यूज दिया हुआ उतना इतना काफ़ी है पढ़ना, और आपको इतना ही करना अभी, राइट? इफ यू आर एबल टू डू दिस एज वेल, आपने ढंग से कर लिया हर टॉपिक के लिए, यू आर डन, राइट? सो दिस इज व्हाट फॉर द ई गवर्नेंस के लिए। सिमिलरली आपको वे फॉरवर्ड भी वैसे ही प्रिपेयर करना है। अगर आप देखोगे आगे चल के यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी दिया होगा, ठीक है? आगे चल के यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी दिया है, दिस इज वे फॉरवर्ड, राइट? इंटीग्रेटेड मल्टी लेवल प्लानिंग, एक तुम ये नोट्स में डाल दो क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन की बात चली, ये भी इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है, ठीक है? उसके बाद आ जाओ डिजिटल लिटरेसी में, आइए सोशल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है? सोशल एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंशियल कंटेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है। हाइब्रिड अप्रोच, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिसी फ्रेमवर्क हाइब्रिड अप्रोच अपनाना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप पाइस के फ्रेमवर्क के हिसाब से सबके लिए 2-2 पॉइंट इकट्ठा कर रहे हो। आपको नहीं मतलब है कि एक्स फैक्टर में 20 पॉइंट दिया है, आपको सिर्फ 8 पॉइंट से मतलब है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज द एक्स फैक्टर। तो आपको अप्रोचेस के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से पॉइंट्स निकालने हैं। डायग्राम्स अगर दिया है तो उठा देना है, इंट्रो कंक्लूजन जो दिया हुआ है वो आपको यूज करना है, और कोट जो दिया है वो यूज करना है। सिंपल, ये 4-5 चीज आप यूज करते हो सही तरीके से, टॉपिक इज प्रिपेयर्ड, ठीक है? टॉपिक इज प्रिपेयर्ड, ठीक है? अब कौन कौन सी हेडिंग्स के लिए प्रिपेयर करना है वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। आई थिंक मैंने वो अपने बहुत सारे वीडियो में पहले बताया। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ये सुनो बताओ मुझे, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? जो मैं बताना चाह रहा था कि आपको कैसे एक्सपेक्टर से नोट बनाना है फ्रेमवर्क के बेसिस पे, जिससे आपको ईज रहे। नहीं मतलब है एक्सपेक्टर में अगर 20-20 पॉइंट दिए हैं हर एक हेडिंग के अंदर, आपको सिर्फ पाइस अप्रोच के बेसिस पे वो 8 पॉइंट उठाने हैं और उन्हीं को अपने नोट्स में डालना है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपके कंटेंट ऑप्टिमाइज हो पाए, फ्रेमवर्क के बेसिस पे आप रिकॉल बेटर कर पाओ, राइट? चलो, नाउ मैंने यहाँ पे फ्रेमवर्क भी लगा दिया था कि आप सिग्निफिकेंस के लिए पाइस अप्रोच भी या लाइफ साइकिल अप्रोच भी लगा सकते हो, राइट? दिस इज व्हाट। एक और एग्जांपल है, आई थिंक अगेन इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट सिमिलरली यू हैव टू यूज इट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट गोइंग अगेन इनटू वन मोर एग्जांपल बिकॉज इट विल टेक टाइम, राइट? मूविंग ऑन, एक चीज और समझो कि current affairs plays a very important role, right? Everybody knows that current affairs plays a very important role। और जितने भी माइक्रो थीम्स हैं, अगर उन माइक्रो थीम्स पे, जैसे अगर फेडरलिज्म माइक्रो थीम है और अभी फेडरलिज्म टॉपिक पे कोई भी करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट इशू आ गया, तो फेडरलिज्म बिकम द इंपॉर्टेंट, लेट्स से माइक्रो थीम, जिसके रेपिटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट के साथ वो लिंक हो रहा है और यूपीएससी कैन एनी टाइम आस्क क्वेश्चंस जो कि करंट के साथ लिंक हो रहे हैं माइक्रो थीम, राइट? नाउ करंट अफेयर को लोग प्रिपेयर करते करते हैं और रिवाइज करते हैं। आइडियल वे आई विल टेल यू, एंड देन आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल वे दैट यू कैन यूटिलाइज इन दीज पर्टिकुलर टाइम, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी प्रिपेयर करंट अफेयर। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, there are a lot of people who read, there are a lot of people who do not read, right? Either you read some weekly document like आर्स समाचार मंथन, या कोई मंथली डॉक्यूमेंट भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर करंट अफेयर, ठीक है? एंड व्हाट हैपेंस इज दिस ईयरली डॉक्यूमेंट आल्सो कम्स, जो कि इस पूरे मंथली डॉक्यूमेंट को क्या करता है, ऑप्टिमाइज कर देता है लास्ट में। हो सकता है कि ट्राइबल के इश्यूज अक्टूबर में भी आया होगा, जुलाई में भी आया होगा, ठीक है, हो सकता है कि मई में भी आया होगा। तो जो ईयरली डॉक्यूमेंट होता है वो एक जगह ट्राइबल लिखेगा और उसके जो भी इश्यूज होंगे इंपॉर्टेंट वन, एक साथ कॉम से कंसोलिडेट करके आपको दे देगा,
तो जो ईयरली डॉक्यूमेंट होता है वो क्या करता है, आपको कंसोलिडेट करके दे देता है एक जगह. दिस इज व्हाट पीपल रिलाई ऑन दैट इज वाई पीपल रिलाई ऑन द ईयरली डॉक्यूमेंट एज वेल, क्योंकि उनको खुद से बैठ के ऑप्टिमाइज नहीं करना पड़ता मंथली मैगजीन. राइट, इतनी बात समझ में आई. बट द प्रॉब्लम विद द ईयरली मैगजीन इज दे कम वेरी लेट. अगर तुम देखो, चाहे जो भी ईयरली डॉक्यूमेंट है प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, वो बहुत लेट आता है. इस समय आता है जहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए उनको पढ़ना फिजिबल नहीं होता. राइट, फिजिबल नहीं होता. और बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन पे रिलाई करते हैं, मंथली मैगजीन पे रिलाई करते हैं. दिस इज व्हाट दे डू एंड दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट. राइट, नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग. ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. अब हमको क्या करना है, हमको पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स वाला प्लेटफॉर्म यूज करना है फॉर फास्टर रिवीजन. और आप कभी भी ईज में यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी ईयरली डॉक्यूमेंट. राइट, यू कैन ऑप्टिमाइज बाय योरसेल्फ ओनली, खुद से ही कर सकते हो. और जब चाहो, जिस टाइम चाहो, यू कैन रिवाइज इट. राइट, इन द मंथ ऑफ जनवरी आल्सो यू कैन, इफ यू वांट टू रिवाइज योर करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर, यू कैन डू दैट. राइट, हाउ यू कैन डू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड. पहले तो ये समझो कि ये अक्टूबर का है, समाचार मंथन का इंडेक्स. राइट, अक्टूबर मंथ में ये सारी चीजें कवर हुई थी. ठीक है, और ये सितंबर मंथ का. ठीक है, अब तुम जरा इधर आओ. इंडियन सोसाइटी के अंदर ट्राइबल न्यूज में रहा सिद्धि ट्राइब्स. राइट, अगेन सितंबर मंथ में इंडियन सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है न्यूज में था. फॉर ए स्टूडेंट इट इज रियली डिफिकल्ट कि वो 5-6 मैगजीन उठाए, उसके इंडेक्स उठाए और ट्राइबल को एक जगह कर दे. जितनी न्यूज इंडिया यूएस की चल रही है उसको एक जगह कर दे. जितनी न्यूज इंडिया मिडिल ईस्ट की चल रही है उसको एक जगह कर दे. इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट टू डू. राइट, या एक्सपोर्ट के लिए जितनी भी न्यूज चल रही है अभी तक थ्रू आउट 1 ईयर में, उसको एक जगह कर दे और उसमें से ऑप्टिमाइज करके जैसे जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है उन पे उनको कंसोलिडेट कर ले. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट टू डू. राइट, मंथली मैगजीन्स आर इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आपको हर महीने करंट अफेयर का नॉलेज हो जाए कि क्या चल रहा है. यू कैन नॉट रिलाई ऑन ईयरली मैगजीन सोलली. राइट, डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. अगर आप मंथली पढ़ रहे हो दैट इज मोर बेटर. बट फॉर द लास्ट मिनट रिविजन, हाउ यू विल कंसोलिडेट कि अगर ट्राइबल पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जैक्टली कर पाओ. आप कंसोलिडेट खुद नहीं कर सकते 10 मैगजीन को उठा के. राइट, and to solve that problem what we have done is we have created our PYQ plus current affair platform. For example, if I'll show you, this is the platform. Right, PYQ plus current affair platform है, इसका ये डैशबोर्ड है. ठीक है, हमने क्या किया, जो भी अब से न्यूज आती हैं उनको माइक्रो थीम वाइज टैग कर दिया. ये एक न्यूज फेडरलिज्म माइक्रो थीम की है, ये न्यूज ट्राइबल की है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यूज सेक्शन में जाना है. ठीक है, आपको यहाँ फिल्टर लगाना है, माइक्रो थीम लगाया, यहाँ पे क्या लिखा, ट्राइबल इश्यूज. और आपको ट्राइबल से रिलेटेड जो भी न्यूज थे लास्ट 1 ईयर में वो यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सिद्धि ट्राइबल न्यूज आ गया यहाँ पे, यू कैन रीड द आर्टिकल एज वेल फ्रॉम हियर. राइट, या पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप वाला ट्राइबल का जो इशू आया था वो भी यहाँ पे आ गया. कैन यू सी दैट? सो आप क्विकली यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो. अगर तुम मान लो इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो, उसमें ट्राइबल एंड रिलेटेड इश्यूज एक माइक्रो थीम में वो पढ़ रहे हो, उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तुमने उनको तीनों का कंटेंट प्रिपेयर कर लिया. नाउ यू वांट टू सी कि करंट अफेयर्स में क्या आया हुआ है. यू सिंपली हैव टू स्विच टू दैट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. यू सिंपली हैव टू सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई हैं. स्क्रॉल थ्रू करो एक बार, विद इन अ लिमिटेड टाइम आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा कंसोलिडेटेड मैनर. राइट, एट वन प्लेटफॉर्म. तो जो ऑप्टिमाइजेशन एक स्टूडेंट को करना पड़ता खुद से, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो ये प्लेटफॉर्म करके देता. नॉट ओनली फॉर ट्राइबल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुमको देखना कि कितने बायलेटरल इश्यूज क्या क्या रहे हैं. आईआर में बायलेटरल इश्यूज आते हैं. राइट, नेबरहुड आता है, तो यहाँ तुम सिंपल डालो बायलेटरल रिलेशनशिप. राइट, इंडिया यूएस चल रहा है, जो भी तालिबान के साथ जो भी इशू चल रहा है. ठीक है, ये इंडिया यूके का जो भी टाइज है, सारा सब कुछ आ गया. नाउ यू कैन पुट वन एडिशनल लेवल ऑफ फिल्टर, जहाँ पे तुम माइक्रो थीम के अंदर इंडिया यूएस डाल दोगे तो वो इंडिया यूएस का जितनी न्यूज़ आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन उठाते यहाँ पे, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि तालिबान और काबुल के साथ एंगेजमेंट, इंडिया का एंगेजमेंट. लेट मी जस्ट क्लियर द पेज हियर. इंडिया और तालिबान का एंगेजमेंट की बात चल रही. ठीक है,
और आप ये प्लेटफॉर्म पे आओगे, आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें यहीं पे। विजिट देखो, काबुल इंडिया एंगेजमेंट तालिबान। सो आपको लगभग सारी चीज़ें जो है एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, राइट। और आप जब माइक्रो थीम प्रिपेयर कर रहे होगे उसी समय आप करंट अफेयर्स का भी साथ साथ जो भी आया हुआ है उसको ऑप्टिमाइज करके प्रिपेयर करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। ओके, सिंपली तो दिस इज व्हाट आई, अगर आप देखोगे कि जो भी इंडेक्स है, नाउ यू डोंट हैव टू प्ले विद द इंडेक्स, ठीक है। आप सिंपल मंथली मैगजीन पढ़ते रहो, लास्ट में इफ यू वांट टू रिवाइज यू कैन सिंपली यूज द प्लेटफॉर्म टू ऑप्टिमाइज द थिंग, राइट। आपको खुद से ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट रिक्वायर्स एडिशनल लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल, इट इज डिफिकल्ट फॉर एस्पिरेंट टू डू, राइट। And this is a revolution, right, in the industry. Okay, now the fifth and last, एक बात ये समझो कि what we generally do is the ideal way of preparation, कि हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, फिर हम माइक्रो थीम सीक्वेंस पढ़ते हैं, पूरी सीक्वेंस से खत्म करने के बाद उसके नोट्स बनाते हैं, सारे नोट्स के पॉइंटर्स पढ़ने के बाद उसके जो है रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, इतना समय लग जाता है, तब जाके क्या करते हैं, पेपर देते हैं। सोचते हैं ढंग से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर परफेक्शन टू राइट, आपको इटरेशन ज़्यादा देने पड़ेंगे ओवर परफेक्शन। मतलब क्या, आप बार बार लिख के सीखिए, गलती कीजिए, सीखिए, तब आप ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे, रेदर देन आप एक बार सोच रहे हो कि मैं एक ही बार में लिखूंगा और बहुत बेहतर लिख जाऊंगा। मतलब क्या, आपका फीडबैक लूप जितना बड़ा होगा इंप्रूवमेंट उतना कम होगा, आपका फीडबैक लूप जितना छोटा होता जाएगा इंप्रूवमेंट उतना बढ़िया होता जाएगा, राइट। एंड आई विल शो यू दिस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाइज चूज करना है, राइट। उसकी माइक्रो थीम भी आप प्रायोरिटी वाइज चूज कर सकते हो। कंटेंट आपको मैंने समझा दिया कैसे प्रिपेयर करना है, ऑप्टिमाइज करना है, एक्स फैक्टर से कैसे नोट बनाना है फ्रेमवर्क बेस्ड। नाउ आपको ये काम क्विकली करके यू हैव टू राइट द फर्स्ट पेपर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4-5 लाइन खत्म कर दी सिलेबस की, उसका पेपर बचा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू वेट टू फिनिश द होल सब्जेक्ट, जस्ट राइट द टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। हाउ, आई विल शो यू। नाउ वी हैव एग्जांपल ऑफ 2 स्टूडेंट, राइट, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मंथ में एडमिशन लिए हमारे पास, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज स्टूडेंट ए, नाम डेफिनेटली हम नहीं दिखा सकते। इसका ओरिएंटेशन 12 जुलाई को, 22 जुलाई को हुआ, 22 जुलाई को हुआ, ठीक है। और पहला टेस्ट इसने 22 अगस्त को लिखा, 1 महीने बाद। इसने डिस्कशन लिया, कुछ कुछ सीखा होगा, डेफिनेटली डिस्कशन में कुछ कुछ सीखा होगा। फिर जो दूसरा पेपर था इसने अगेन 1 महीने के बाद ही लिखा, दैट इज इन सितंबर, 19 सितंबर। और 2 पेपर एक साथ देने की कोशिश की। जब भी आप 2 पेपर एक साथ देते हो ना, तो आप क्या करते हो कि आपने अपना इंप्रूवमेंट कम कर्व और घटा दिया, छोटा कर दिया। आप यहाँ कुछ गलतियाँ करते, यहाँ यहाँ इंप्रूव करके आते सेकंड पेपर में। आप सेकंड पेपर की गलतियाँ एक्सपोज होती, ब्लाइंड स्पॉट एक्सपोज होता, आप सीखते, फिर आप थर्ड पेपर में ठीक करके आते। नाउ जब आपने 2 पेपर एक साथ दे दिया ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो गलतियाँ की थी, यहाँ पे ठीक कर पाए। एक लेवल वन लेयर ऑफ इंप्रूवमेंट आपने अपने आप से एलिमिनेट कर दी, राइट। और आप देखो लूप भी कितना है, 1-1 महीने का लूप है, राइट। वर्सेस देयर इज अ स्टूडेंट जो 14 तारीख को ज्वाइन करता है जुलाई में, 15-15 दिन पे टेस्ट लिख रहा है, ठीक है। और एक टेस्ट के बाद 15 दिन वेट करता है, सब्सिक्वेंट टेस्ट लिखता है, 2 टेस्ट 3 टेस्ट एक साथ लिखने के चक्कर में नहीं रहता, परफेक्शन अचीव करने के चक्कर में नहीं रहता कि 2 पॉलिटी के टेस्ट हैं तो एक साथ पॉलिटी पढ़ता हूँ, दोनों टेस्ट दे देता हूँ, ऐसे नहीं। अगर माइक्रो टारगेटिंग ऑफ सिलेबस किया गया है तो यू हैव टू टारगेट दैट, यू हैव टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड इन द इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसका फीडबैक लूप बहुत बड़ा है, ये सोच रहा है कि मैं पूरा पढ़ के ही जाऊंगा तब जाके लिखूंगा, नोट पूरा ढंग से बना लूंगा। नाउ इसका फीडबैक छोटा है, ये भी परफेक्शन को चेज कर रहा होगा बट इसमें फीडबैक लूप छोटा रखता है, राइट। बट इसका इंप्रूवमेंट ज्यादा है, इसका इंप्रूवमेंट कम है। कैसे, आप देख लो। अब जो पहला स्टूडेंट है जिसका इंप्रूवमेंट कम है, पहले भी वो डिमांड को नहीं समझ पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा हुआ है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट फुल्ली अप्लीकेबल इन इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में फुल्ली अप्लीकेबल नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। आपको बताना पड़ेगा क्या क्या ओवरलैप्स है, बट इट्स स्पिरिट परवेट्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि दूसरा डिमांड क्या कह रहा है कि डिस्पाइट दैट
डिस्पाइट वी हैव चेक एंड बैलेंसेस बट दे आर सर्टेन आर्टिकल्स जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जैक्टली बात होता भी है. दैट इज वाई इट्स स्पिरिट परवेड्स इन द इंडियन डेमोक्रेसी. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 50 इज देयर, राइट, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की बात करते हैं. देयर मेनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू दैट. अगर आप इसका देखोगे कंटेंट कॉपी में है ही नहीं ढंग से, ठीक है. आर्टिकल्स के पास है ही नहीं. तैयारी करने के बाद भी इसके पास 1 महीने के बाद आर्टिकल्स यहाँ पे है ही नहीं. कैन यू सी दैट? तो चलो ये तो पहला टेस्ट था. वी डोंट लेट्स से एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द स्टूडेंट. बट आप जो दूसरे महीने में इसने दूसरा टेस्ट दिया उसमें भी देखो तो उसमें भी ये नहीं डिमांड अंडरस्टैंड कर पा रहा है. क्यों? आप देखो यहाँ क्या क्वेश्चन है. बोथ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आर मेंट टू एक्ट एज हाउस ऑफ एल्डर्स. यानी कि ये राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में सिमिलैरिटीज पूछ रहा है. दे आर बोथ मेंट टू एक्ट एज हाउस ऑफ एल्डर्स येट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पावर डिफर. यानी कि डिफरेंसेस भी पूछ रहा है. तो डिफरेंसेस अपन टेबल के साथ बता देंगे और जो हमारा सिमिलैरिटीज है वो हम हेडिंग पॉइंटर फॉर्मेट के साथ बता देंगे. दैट इज डिमांड 1, दिस इज डिमांड 1, दिस इज डिमांड 2. अब इसके आप इंटरप्रिटेशन में देखो तो इसको लग रहा है कि डिफरेंस ही पूछा गया है बस, जो कि डिमांड 1 पूरी की पूरी क्या कर दिया इसने, मिस कर दी. तो अभी भी ये डिमांड को एड्रेस नहीं कर पा रहा, अभी भी क्वेश्चन की डिकोडिंग नहीं कर पा रहा. 2 महीने हो गए. अगर इसका फीडबैक लूप छोटा होता तो ये सारी चीजें तो एटलीस्ट खत्म हो जाती. वहीं जो दूसरा स्टूडेंट है, अगर आप देखोगे वहीं जो दूसरा स्टूडेंट है जिसका फीडबैक लूप छोटा है, देयर आर अदर एस्पिरेंट्स एज वेल जो एक हफ्ते में टेस्ट लिख देते हैं, राइट. और हर एक टेस्ट के बाद यू विल सी कि दे आर वी जस्ट पुट देयर दिस थिंग, क्या इश्यूज और क्या सजेशन हमने दिए उस कॉपी में, उसको क्या फीडबैक मिला, उसे क्या इंप्रूवमेंट हुआ. दिस इज द थिंग विच इज मेंटेन्ड विद अस, राइट. तो नाउ यू विल सी ये पहली कॉपी थी उस स्टूडेंट की जहाँ पे वो अगेन वो डिमांड को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू कि 73rd और 74th अमेंडमेंट से क्या चेंजेस आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेटरी कैसे हुआ है, बट फेल टू ट्रांसफॉर्म दैट इनटू डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी. दैट इज डिमांड 2. यानी कि इश्यूज और चैलेंजेस क्या रह गए, क्यों डेलिबरेटिव नहीं हो पाया डिस्पाइट पार्टिसिपेटरी. तो अगर आप देखोगे तो पहला डिमांड तो ये सही पकड़ रहा है बट कंटेंट गड़बड़ है. आपको इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस आप वो देखिए जो मैं दर्शा रहा हूँ. वी आर नॉट चेकिंग दिस कॉपी, वी आर नॉट डिकोडिंग दिस कॉपी. बट आप देखो कि डिमांड की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं स्टूडेंट का. केस स्टडीज ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी ये पूछा ही नहीं आपसे. आपसे पूछ रहा है कि चैलेंजेस क्या है, क्यों डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी नहीं आ रहा. आपको वो इश्यूज बताने थे, फिर वे फॉर बताना था, फिर कंक्लूजन बताना था, और कंक्लूजन से लिखा नहीं जाता. So can you see this? This is the first copy. We don't expect much from him, right? We don't expect much from the student in the first test. But yes, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी गलतियां हैं. बट वहीं फोर्थ टेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बढ़िया कर लिया है. अब आप देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है. माइक्रो बिजनेस आर की टू ब्रिंग अ मैक्रो चेंज. ठीक है, ये इम्प्लीसिट डिमांड 1 है. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई, डिमांड 2 बन गया. हाईलाइट द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय सेक्टर, दैट इज डिमांड 3. और चैलेंजेस बताओगे तो वे फॉरवर्ड थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा, फिर कंक्लूड करोगे. अब आप इसकी कॉपी देखो, 10 मार्क करके अंदर ये सारे डिमांड्स को एड्रेस कर रहा है. पहला डिमांड इम्प्लिसिट, दूसरा सिग्निफिकेंस, तीसरा चैलेंजेस, चौथा वे फॉरवर्ड, फिर कंक्लूजन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन. कैन यू सी कि डिकोडिंग कितनी अच्छी हुई है, राइट. नाउ कैन यू सी आर्टिकुलेशन डीएई अप्रोच में आ रहा है, डायमेंशन, आर्गुमेंट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप अपना फीडबैक लूप क्लोज रखते हो. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बस मेंस के लिए पढ़ना है इन 2.5 महीनों में या 2 महीनों में, जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है. आपको उसमें लिखना भी है, राइट. और लगभग 2 महीनों में या 2.5 महीनों में आपको 10 पेपर तो लिखना ही है. एक पेपर पर वीक, 1 पेपर पर वीक अगर आप लिख रहे हो तब आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है ऑप्टिमाइजेशन के बाद, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं हो, राइट. सो आई जस्ट क्विकली समराइज कि मैंने आपको क्या आइडियल वे से प्रैक्टिकल वे में लाया, और प्रैक्टिकल वे एक्चुअली है क्या. लेट मी जस्ट राइट इट हियर. प्रैक्टिकल वे, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज सब्जेक्ट सही चूज करोगे, ठीक है. दूसरा, उस सब्जेक्ट की जो माइक्रो थीम है, माइक्रो थीम इज व्हाट, प्रायोरिटी वाइज आप प्रायोरिटाइज करोगे. तीसरा, जब आप एक्स फैक्टर को यूज करने वाले नोट बनाने के लिए आप क्या करोगे, फ्रेमवर्क का यूज करोगे, ठीक है. फ्रेमवर्क आपको एक्स फैक्टर में मिल जाएगा. फ्रेमवर्क का यूज करके नोट बनाओगे, उसकी बेसिस पे रिकॉल भी करोगे तो कॉपी में आएगा, राइट. फोर्थ, करंट अफेयर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो फ्रॉम द पीवाईक्यू प्लेटफॉर्म, पीवाईक्यू प्लस न्यूज प्लेटफॉर्म.
और इतना करने के बाद आपको तुरंत हर हफ्ते पेपर लिखना है फॉर द फीडबैक लूप, राइट? This is what you have to do. This is what you can achieve, and what you can target is कि जनवरी 15 तक आप 8 से 10 पेपर लिख पाओ, तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तब आपकी कुछ सब्सटेंशियल तैयारी हो जाएगी मेंस के लिए, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हेल्प करेगी। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको हेल्प करेगी, राइट? अदरवाइज आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या हो जाओगे? डिसइल्यूजनाइज हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा करूँगा क्या, आपको समझ नहीं आ पाएगा आपको करना क्या है, राइट? So this is it from my side, and I'll tell you that this is our Smash Mains program. A lot of students are a part of it, and whatever the problem a student faces, corresponding solution we have, right? Corresponding solution we have. Strategy direction नहीं है, definitely we help you in that. Content material gap कर रहे हैं, कैसे optimize करना है, इसके लिए सारी चीजें हैं। आंसर राइटिंग के इशू आ रहे हैं, फ्रेमवर्क स्मैश पे लेक्चर्स चल रहा है, फीडबैक चाहिए ढंग से, इवैल्यूएशन डिस्कशन, ऊपर से मेंटरशिप सपोर्ट। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो भी मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई, इट वाज नॉट पॉसिबल अगर आपके पास कोई एक ढंग का मेंटर ना हो, राइट? वी रेगुलरली मेक वीडियो ऑन आई रेगुलरली मेक वीडियो ऑन मेंस, एंड विद द हेल्प ऑफ माय होल टीम, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू कम अप विथ ऑल दीज, लेट्स से, नुआंसेस ऑफ मेंस प्रिपरेशन। अदरवाइज खुद से एक स्टूडेंट को फिगर आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो स्मैश मेंस program is what the whole ecosystem, and if you want, let's say, to prepare for mains in a much effective way, you can always let's say use this QR code to contact us, and our team will reach out to you, right? So this is it from my side.